दोस्तों, आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 2024-25 जैक बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हम पूरा जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की तैयारी हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का है अम्ल, क्षारक और लवण, जिसकी तैयारी हम 100% के साथ करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैक बोर्ड में 3 टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले, फिर 5 अंक वाले। इन तीनों की तैयारी हम पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 90% मार्क्स स्कोर करना, तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और पूरा देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? यह हमारा प्रश्न है। तो अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है, जिससे इन दोनों के गुण यानी कि अम्ल के भी गुण और बेस यानी कि एसिड के गुण, दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करें और दोनों के गुण समाप्त हो जाए और इससे लवण और जल बने, तो ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अम्ल और क्षार जल में आयनित होते हैं, प्रत्येक से जल में उत्पन्न आयनों के नाम लिखें। आयनित होने का मतलब होता है दोस्तों जल में घुलकर आयन का उत्पत्ति करना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कटोरी जल है, इसमें अगर आप कोई भी एसिड को डालते हैं, अगर ये आयन की उत्पत्ति कर रही है, प्लस आयन की उत्पत्ति कर रही है, माइनस आयन की उत्पत्ति कर रही है, ऋण आयन की या धन आयन की, तो इसे कहते हैं आयनित होना। तो पूछा जा रहा है कि अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करता है और क्षार कौन सा आयन उत्पन्न करता है। उत्तर देखते हैं। अम्ल जल में H3O+ आयन उत्पन्न करता है अथवा H+ आयन उत्पन्न करता है। क्षार जल में OH- आयन उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों, अम्ल जो होता है वो जल में H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षार जो होता है वो जल में OH- आयन उत्पन्न करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अम्ल के जल में उत्पन्न करने वाले आयन को H3O+ भी हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे साधारण भाषा में समझिए, ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें बीच में 0 होता है और ये 14 तक की गिनती होती है। 1 से लेकर ये 14 तक होता है। ठीक है, 1 से लेकर ये 0 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 7 होता है। ये 1 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ तक जो होते हैं ये एसिड मापे जाते हैं, यहाँ तक जो होते हैं ये बेस यानी कि क्षार मापे जाते हैं। जितना हम लोग पीछे की ओर जाएंगे उतना एसिडिटिक होगा, जितना हम लोग आगे की जाएंगे उतना हमारा बेस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब पीएच स्केल को आप समझिए। इसके जो आपका आविष्कारक थे वो सोनोरस थे, जिन्होंने इसे 1909 में ढूंढ निकाला था पीएच स्केल। और पीएच स्केल का काम क्या है, ये सिर्फ H+ आयन की गणना करते हैं, ये OH- आयन की गणना नहीं करते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि उसकी घनत्व ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। समझ गए हम? मतलब किसी भी विलयन, कोई विलयन यानी कि कोई भी घोल हो, चीनी का घोल हो या नींबू का घोल हो या किसी भी तरह का घोल हो, उसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना H+ आयन है, इसे बताने के लिए एक तरह का स्केल यानी कि आपने देखा इस तरह से स्केल विकसित किया गया है। तो इसे ही हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है,
इसमें आपको पीएच मान रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3.4, इस तरह आपको पीएच मान बताएगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए। अब चलिए 3 अंकों वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 अंक वाले हमारे प्रश्न क्या हैं? तो 3 अंक वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताइए। यानी कि प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि जो आपका लैक्टिक अम्ल आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है। तो ये अम्ल के प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को हम लोग। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। दही को देखिएगा, जब वो दूध होता है तो वो उतना खट्टा नहीं होता है, लेकिन जब उसे जोरन देकर दूध से दही बनाया जाता है, दूध से दही, तो इसमें खटास आ जाती है। खटास आने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। आप जानते हैं अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो जब दही में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है तो इसमें खटास आ जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपका हो जाएगा दही। आपने आंसर समझ लिया। सेकेंड आंसर हम लोग देखते हैं, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, नेटल के पौधे का डंक, ठीक है। ये क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल एक प्रकार का छोटा अम्ल होता है जिससे आपकी त्वचा में जलन महसूस होती है। अगर आपको लाल चींटी, ऐसी लाल चींटी काट ले तो आपको जलन होने लगती है। लाल चींटी काट ले तो आपको जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो लाल चींटी है ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, ठीक है, समझ लिया आपने। तीसरा उत्तर आप देख सकते हैं, तीसरा उत्तर हमारा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर में पाया जाता है। ये नींबू सब में भी पाया जाता है, लेकिन ये कम मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत समझा जाए तो टमाटर है। टमाटर लाल रंग का होता है और इसका लाल रंग तो इसके एक वर्णक के कारण होते हैं, पर इसमें जो खटास रहती है ये खटास हमारा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। चौथा उत्तर है टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली, खट्टे आम और खट्टे अंगूरों में पाए जाते हैं। और भी अम्ल पाए जाते हैं लेकिन टार्टरिक अम्ल मुख्य है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2024 के लिए, अब याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा के 3 उपयोग। पहला आप देख सकते हैं, बेकिंग सोडा के 3 उपयोग आप पहला देख सकते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। जब बेकिंग सोडा, मान लीजिए ये आपका देखिए सोडा में जब टार्टरिक अम्ल, आपने देखा यहाँ टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है मिलाया जाता है, सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है तो ये पाउडर बन जाता है, ठीक है, पाउडर बन जाता है। तो पहला उपयोग आपने समझ लिया। दूसरा उपयोग क्या है, सोडा अम्ल अग्निशामक में, यानी कि आग बुझाने में। तीसरा आप समझ लीजिए औषधि के रूप में अम्ल की, शरीर की अम्लता दूर करने में, यानी कि आपने इनो का नाम सुना होगा, तो इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप शादी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीट मछली खा लेते हैं या अनपचा भोजन खा लेते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अम्लता होती है और आपके पेट में गड़बड़ी आती है, तो इसे दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा जैसे औषधि का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा एक लवण होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब ये भी याद रख लीजिएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 6, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैकबॉट के लिए, जो कि लगभग सालों में पूछा जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, चलिए इसे समझते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया उत्तर क्या है, सोडियम के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन उत्पन्न करता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्लोरीन उत्पन्न करता है।
इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो आपने समझ लिया कि सोडियम की जो जलीय विलयन होता है, सोडियम आप मान के चलिए एक तरह से आप नमक को मान के चल लीजिए। आप इस तरह से यहाँ भी देख रहे होंगे NaCl, जो आप घर में खाना पीना खाते हैं और उसमें जो यूज़ करते हैं नमक जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, उससे ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो जब उसे पानी में घोला जाता है और उस पानी में मान के चल 2H2O घोल लिए और इसमें जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है, यानी कि इसमें जब करंट छोड़ा जाता है तो ये टूट जाता है किसमें, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, क्लोरीन गैस में टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, ये बेस है यानी कि क्षार, और जो क्लोरीन गैस है इसे हम लोग बोलेंगे क्लोर। देखिए इसमें क्षार भी बन रहा है और क्लोरीन भी बन रहा है, यानी कि दोनों मिलके क्लोर क्षार। ठीक है, आपने समझ लिया आंसर, वेरी गुड। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 5 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत धांसू है, निम्न यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला यौगिक है साधारण नमक, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, सफ़ेद नमक खाने के लिए सब्जी में यूज़ करते हैं, तो ये साधारण नमक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, साधारण नमक का सूत्र आप देख लीजिए NaCl, यानी कि साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिए जल का सूत्र, तो जल का सूत्र हो जाएगा H2O, यानी कि जल किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ गए आप। धोने का सोडा यानी कि धोने का सोडा यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं वॉशिंग पाउडर, जो आप लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, ये उसी का सूत्र है। जैसे कि आप सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, घड़ी यूज़ करते हैं तो ये धोने का सोडा जो है ये उसका सूत्र है। देखिए आप सर्फ एक्सेल में 10 हाथों की शक्ति, तो अभी कोई ऐसे याद कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, 10H2O मतलब 10 हाथों की शक्ति। ठीक है, आपने समझ लिया, सोडियम कार्बोनेट या तो 10 हाथों की शक्ति, 10 दिखे मतलब धोने का सोडा है, क्योंकि 10 हाथों की शक्ति, कितने हाथों की शक्ति, 10 हाथों की शक्ति। वेरी गुड, आपने समझ लिया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर लास्ट आप देखिएगा, लास्ट वाला बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र पहले ही बता दिया गया था, पर यहाँ एक बार और बता दिया जा रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यहाँ लगेगा NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें सोडियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बोनेट भी होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, 3 उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जो आप बरसात के दिनों में आपका कुआं हो गया, इसमें अगर ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं पानी में, या पानी बरसात के पानी से हो जाता है तो वो पीने लायक उतना नहीं होता है, तो इसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि पानी साफ करने वाला पाउडर डालते हैं, विरंजक चूर्ण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये किस प्रकार बनाया जाता है ये आपको बताना है, और साथ ही इसके 3 उपयोग यानी कि 3 यूजेस भी बताने हैं। चलिए इसको समझते हैं। उत्तर क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कितना आसान सहज सा उत्तर है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, मान लीजिए ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाएगी तो ये विरंजक चूर्ण में बदल जाएगा। आप समीकरण देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए समीकरण भी लिखा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन को मिलाया जाता है तो इससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, यानी कि Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, साथ में जल बनता है, उसको ध्यान मत दीजिए। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका समीकरण आप यहाँ पर देख लीजिए कि CaOH का होल 2 प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2O।
अब देखिए आपको उत्तर जिस तरह से लिखे गए हैं ठीक इसी तरह से आपको भी एग्ज़ाम पेपर में उत्तर लिखने हैं। विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग। तो पहला उपयोग है कपड़ों के विरंजन के लिए। बहुत सारे कपड़ा फैक्ट्री होते हैं जिसमें लिनन के कपड़े होते हैं, रेशम के कपड़े होते हैं। इन कपड़ों को साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक क्या होता है? उपचायक देखिए ये उपचयन अभिक्रिया से संबंधित है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की घटत होती है, तो इसमें भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बरसात के दिनों में जब पानी में कीड़े हो जाते हैं तो उसे मारने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये एक रोगाणुनाशक है, रासायनिक उद्योग में उपचायक है और कपड़ों की विरंजन साफ सफाई के लिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अपना नवा क्वेश्चन यानी कि प्लास्टर ब्लास्टर पेरिस को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 3 उपयोग लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि आप देखिएगा, आप जब भी छोटे होंगे तो या बड़े होंगे या कभी भी गिरे हुए लोग को देखेंगे, एक्सीडेंटल पर्सन्स को देखेंगे तो उसके हाथों में सफ़ेद सफ़ेद तरह की प्लास्टर लगा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किस तरह से बनता है आइए जानते हैं। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर, गर्म यहाँ छूट गया है, पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2 H2O बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कहते हैं। समझ लीजिए, जिप्सम को यानी जिप्सम एक प्रकार का आप ठोस पदार्थ समझ लीजिए, जब उसे 373 केल्विन पर खूब डबकाया जाता है तो वो जल के अणु त्याग देता है। उसमें जितने भी छोटे थोड़े मोड़े जल बने होते हैं वो उड़ जाते हैं भाप बन के। उसके बाद ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। सिंपल समझिए, जिप्सम को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2 H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग देख लीजिए। पहला उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उसको सही जगह स्थिर रखने के लिए, उसकी पुनः मरम्मत के लिए उस जगह प्लास्टर किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा है खिलौना बनाने में, देखिएगा बहुत तरह के सफ़ेद रंग के खिलौने होते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावट का सामान या मूर्ति बनाने में आप देख सकते हैं, और सतह को चिकना बनाने में बहुत सारे बिल्डिंग घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी सतह चिकनी होती है। तो आपने सारे क्वेश्चन को देख लिया, किस तरह से हमने पढ़ा। अम्ल क्षारक और लवण कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच आवर वीडियो, एंड आपको अपडेट मिलती रहेगी। और एग्ज़ाम की पूरी अच्छी तैयारी आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में हो रही है, यानी कि ACC इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जैक बोर्ड। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।